नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिस तरीके से तुर्की के साथ हिंदुस्तान ने सहायता का हाथ बढ़ाया, उसके बाद से ही तुर्की लगातार दगाबाजी करता है। बाकायदा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर और उस सिंदूर के जरिए जिस तरीके से विश्वासघात तुर्की ने किया, उसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया और इन सब के बीच में जिस तरीके से उसने अपने ड्रोन को पाकिस्तान भेजा, जिस तरीके से अपने सैनिकों को पाकिस्तान भेजा, जिस तरीके से उसने हथियारों का जखीरा पाकिस्तान भेजा, उसने बता दिया कि वो कभी भी दोस्त नहीं हो सकता, बल्कि दुनिया में अपना विश्वास वो खत्म कर चुका है। आज हम आपको बताएंगे कैसे खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की खलनायक बन गया और धोखेबाज बनने के साथ साथ धंधेबाज भी बन गया। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन दे कैसे खुल्लम खुल्ला आतंकवाद का समर्थन किया और भारत को बता दिया कि तुर्की कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। बेशक भारत तुर्की के बुरे वक्त में कितना ही सहारा बन जाए, बेशक बर्बाद होते तुर्की को भारत सहारा दे, जैसे ही तुर्की को मौका मिलेगा वो भारत की पीठ में खंजर घोंपने वाला सबसे पहला मुल्क होगा। आज हम आपको बताएंगे बायकॉट तुर्की के जरिए तुर्की की बर्बादी की शुरुआत का सच और साथ में क्या तुर्की ने सब सोची समझी साजिश के तहत किया है, क्योंकि भारत के लिए अब दुश्मन का दोस्त मतलब दुश्मन, और अभी तक तुर्की ने भारत की दोस्ती देखी, अब दुश्मनी देखी। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि तुर्की भारत का दुश्मन कैसे बना और कैसे उसने पीठ के अंदर खंजर घोंपा। शुरुआत करते हैं और क्यों बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। इसके 4 कारण। पहला, दुश्मन पाकिस्तान को ड्रोन दिए। ड्रोन देना गलत नहीं, लेकिन जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उसमें पूरी दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है, उन सब के बीच में जो ड्रोन दिए उसने बता दिया कि तुर्की भारत का दुश्मन तो है ही, साथ में आतंकवादियों का सबसे बड़ा दोस्त भी है। इसके अलावा तुर्की सैनिकों को पाकिस्तान भेजा गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से उड़ाए गए, खबर है कि जब उन ड्रोन को मार गिराया गया उसके बाद बाकायदा तुर्की ने अपने सैनिकों को पाकिस्तान भेजा ड्रोन उड़ाने के लिए, भारत पर हमला करने के लिए। इसके अलावा तुर्की ने बाकायदा अरब सागर में अपना युद्धपोत भी उतारा था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आईएनएस विक्रांत को समुद्र के अंदर उतारा गया तो तुर्की का युद्धपोत उससे पहले ही वहां से भाग खड़ा हुआ। और इन सब के बीच में जब सीजफायर का ऐलान किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उससे पहले तुर्की ऐलान कर चुका था पाकिस्तान के साथ पूरे समर्थन की, यानी आतंकिस्तान के साथ तुर्की सीधा आकर खड़ा हो गया। लेकिन तुर्की का झुकाव कैसे पाकिस्तान की तरफ रहा, जरा इसको भी एक बार समझ लीजिए। 2003 में तुर्की का प्रधानमंत्री बनने के बाद एर्दोगन 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका है, जबकि G20 के अलावा सिर्फ 2 बार एर्दोगन भारत आया। 2015, 2019 के बीच और 2020 से 2024 के बीच तुर्की का पाकिस्तान को हथियार निर्यात करीब 103% बढ़ गया है। यह लाजमी है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करता है और उसके लिए तुर्की से हथियार खरीद रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान की नेवी के मॉडर्नाइजेशन में भी मदद की है। दोनों देशों की नेवी साथ में डिफेंस एक्सरसाइज भी करती है, जबकि भारत और तुर्की ने कभी ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं की। कश्मीर के मुद्दे पर भी तुर्की ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की ने 2019 में भारत की धारा 370 हटाने का भी जमकर विरोध किया। इसके बाद से लगातार तुर्की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाता आया है। पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में 6-7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया, और इसीलिए जरूरी है कि तुर्की पर चोट की जाए, बायकॉट किया जाए। क्योंकि आप सोचिए जरा, एक बार के लिए सोचिए,
जिस तुर्की का समर्थन भारत ने बुरे वक्त में किया, यह सोचकर कि शायद तुर्की बदल जाए। तुर्की दरअसल वो धोखेबाज है जो जब मौका मिलेगा पीठ पर खंजर घोंपेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान उसको दूसरा मौका नहीं दे रहा है। जैसे ही तुर्की दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हुआ, हिंदुस्तान के अंदर बायकॉट तुर्की ट्रेंड करने लगा, और ना सिर्फ ट्रेंड करने लगा बल्कि जो लगातार ट्रेड हो रहे थे वो भी लगभग रुक गए। और जो 4 प्रहार किए गए हैं, वो कौन कौन से प्रहार किए गए हैं जरा देखिए। सबसे बड़ा प्रहार तुर्की पर किया गया ट्रेड के तौर पर। ट्रेड के तौर पर तुर्की पर बड़ा प्रहार किया गया है और बायकॉट ट्रेड ट्रेंड हुआ। इसके अलावा जो ट्रैवल, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उस पर भी एक बड़ा अटैक भारत की तरफ से किया गया, और जो लगभग वहां घूमने जा रहे थे उन सब ने अपने ट्रैवल प्लान को चेंज कर दिया। अब तुर्की नहीं जा रहे। सिर्फ इतना नहीं, जो भारत के अंदर ट्रैवल प्लान करने वाली एजेंसीज हैं, उन्होंने भी तुर्की का बायकॉट किया है। इसके अलावा जो तुर्की का सेब भारत के अंदर आता था, फलों के व्यापार करने वालों ने तुर्की से सेब खरीदने से इनकार कर दिया है। जो बाकायदा एजुकेशन को लेकर दोनों के बीच एमओयूज थे, वो एमओयूज भी तेजी से ब्रेक हुए हैं और तुर्की को इन 4 मोर्चों पर फिलहाल अभी तक घेरा जा चुका है। इसके अलावा भी कई अटैक किए गए, लेकिन दोनों के बीच के व्यापार को जरा समझिए और क्यों हम कह रहे हैं कि एक बर्बाद होता हुआ तुर्की भारत के बायकॉट से लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, जरा इस आंकड़े को गौर से समझिए, उसके बाद आगे चलकर आपको बताएंगे कि पूरी तुर्की की अर्थव्यवस्था कितनी है और कुल विदेशी मुद्रा भंडार उसका कितना है और उसमें भारत के साथ ट्रेड की कितनी बड़ी भूमिका है। 2023 के दौरान 13.8 बिलियन डॉलर के आसपास का दोनों के बीच का ट्रेड था। 2023-24 में 10.43 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड रहा। यह ट्रेड लगभग 3 बिलियन डॉलर के आसपास दोनों देशों के बीच में कम हुआ, लेकिन जो निर्यात भारत करता है वो है दरअसल 6.65 अरब डॉलर, जबकि आयात जो करता है वो लगभग 3.78 अरब डॉलर के आसपास, लगभग 3 अरब डॉलर के आसपास प्लस में भारत रहता है। लेकिन इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर पड़ेगा। यह असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि भारत कई ऐसी चीजें हैं जो अब तुर्की से नहीं खरीदने वाला है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक उदाहरण के तौर पर समझिए सेब, एप्पल। एप्पल इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, तुर्की का एप्पल और ट्रंप का वो बेहुदा एप्पल जिसको लेकर बयान दिया। 2021-22 में जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड हुआ, या कहें कि जो भारत ने तुर्की से एप्पल खरीदा, वो 563 करोड़ रुपए का खरीदा। 2022-23 में 739 करोड़ का एप्पल तुर्की से खरीदा गया, जबकि 2023-24 में 821 करोड़ का एप्पल तुर्की से खरीदा गया। और जरा सोचिए, बीते 2 सालों के अंदर महज 22 से 24 के बीच में लगभग 60 से 70% इंपोर्ट बढ़ा है भारत के अंदर एप्पल का, और ये 821 करोड़ रुपए अब तुर्की को नहीं दिए जाएंगे। भारत ने बाकायदा तुर्की के एप्पल को बायकॉट कर दिया है। सिर्फ इतना नहीं है, जरा ये भी समझिए भारत क्या खरीदता है और क्या बेचता है, यानी कि निर्यात और आयात किन सामानों का प्रमुख रूप से तुर्की और भारत के बीच में हो रहा है, जिस पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। एक नजर दरअसल इस पर भी डालते हैं और देखिए जरा, भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो गाड़ियां हैं, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जो मुख्य तौर पर तुर्की को सप्लाई किया जाता है। तुर्की से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें फ्यूल है, मशीनरी है, सीमेंट है और ड्राई फ्रूट्स है। इसमें एक और चीज है, वो है मार्बल, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं क्योंकि सीमेंट के लिए हम विकल्प तलाश सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लिए, फ्यूल के लिए, मशीनरी के लिए, और बाकायदा हम मार्बल्स के लिए विकल्प को तलाश सकते हैं। लेकिन तुर्की के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। इन सब के बीच में क्यों खुलकर कहा जा रहा है कि एहसान फरामोश है, विश्वासघाती है तुर्की और अजरबैजान? एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। वैसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं जो भारत की उदारता और भारत के विश्व शांति के पथ पर आगे बढ़ते हुए किसी भी मुसीबत में फंसे देश को सहायता देने के हैं, लेकिन तुर्की का एक उदाहरण जो महज 2 साल पुराना है,
2 साल में कैसे एक तुर्की विश्वासघाती होता है, एहसान फरामोश होता है। दरअसल 6 फरवरी 2023 ये वो तारीख जब तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। 50,000 से ज्यादा लोगों की इस दौरान मौत हो गई थी और 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। करीब 1,60,000 इमारतें ढह गई थी। 15 लाख लोग इस दौरान बेघर हो गए थे। भारत फौरन तुर्की की मदद को आगे आया। महज 12 घंटों के अंदर, आप सोचिए, घटना घटने के महज 12 घंटों के अंदर भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। जिस ऑपरेशन दोस्त को भारत ने 2 साल पहले शुरू किया था, उस तुर्की ने ऑपरेशन दुश्मन 2 साल बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लॉन्च किया। 2023 में एनडीआरएफ के 50 और भारतीय सेना के 250 जवानों की टीमें तुर्की पहुंची थी और ये टीमें दिन रात मलबे में फंसे लोगों को तुर्की के अंदर बचाने की कोशिश में लगी थी। इंडियन एयरफोर्स के 7 विमान भेजे गए थे। इनमें 6 C-17 में राहत सामग्री थी, जबकि एक C-130J जो कि सुपर हरक्यूलिस विमान है, उसके अंदर भर भर कर मेडिकल उपकरण भेजे गए थे। और आप आंकड़े को समझिए जरा, भारत ने 140 टन से ज्यादा राहत सामग्री उस दौरान तुर्की में भेजी थी और ये दुनिया की तरफ से मिलने वाली तुर्की को सबसे बड़ी राहत थी। मरीजों के इलाज के लिए दवाइयां भेजी गई थी, सिरिंज पंप, ECG मशीनें, एक्सरे मशीनें, वेंटिलेटर और सर्जरी का सामान भेजा गया था। इसके अलावा कंबल, टेंट, कपड़े, ड्रिलिंग मशीनें, बचाव उपकरण, बिजली, जनरेटर और खाने का सामान भेजा गया था। भारत ने तुर्की में 30 बिस्तरों वाला फील्ड हॉस्पिटल भी बनाया था, जिसमें क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स, सर्जन और डॉक्टर समेत 99 लोग थे। इस अस्पताल में लगभग 4,000 तुर्की के मरीजों का इलाज उस आपदा के दौरान किया गया था। भारत ने तुर्की को ड्रोन सहायता भी दी और भारत ने गरुड़ एयरस्पेस की ड्रोन और किसान ड्रोन भेजे। फंसे लोगों का पता लगाने और दवाइयां और भोजन पहुंचाने मदद की और तुर्की ने भारत के सहायता के ड्रोन के बदले दुश्मन देश पाकिस्तान को न सिर्फ ड्रोन दिए, बल्कि खुद आया उनको चलाने के लिए भारत के खिलाफ। आप सोचिए, जिस वक्त तुर्की मर रहा था, उस दौरान भारत मदद कर रहा था, और जिस दौरान भारत लड़ रहा था, उस दौरान तुर्की दुश्मन बनकर खड़ा था। इसलिए हम तुर्की के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्वासघाती, एहसान फरामोश, और इसलिए हिंदुस्तान के अंदर बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसको आगे भी समझिए कि भारत ने कब कब तुर्की को दोस्त समझकर मदद की है और बड़े पैमाने पर की है। भारत ने 1948 में तुर्की के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते शुरू किए। राजधानी अंकारा में भारत ने अपना दूतावास खोला। तुर्की को कपास, चाय और मसाले एक्सपोर्ट करना शुरू किया। 1950 में मैत्री संधि पर सिग्नेचर किए गए। 1950 में 2009 में तुर्की ने अपनी पहली नैनो सैटेलाइट, जिसका नाम था ITUpSat-1, वो बनाई और उसे स्पेस में नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना और पृथ्वी की तस्वीर लेना उसका मकसद था। बाकायदा डेटा इकट्ठा करने के लिए भेजा जाना था। आप जानते हैं लॉन्च किसने की? इसे लॉन्च में भारत ने मदद की। आप सोचिए, उनकी टेक्नोलॉजी से लेकर उनको आपदा के वक्त सहायता देना, मर्दों को मेडिसिन प्रोवाइड करना, घायलों को इलाज कराना, उनके एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन देना, दवाइयां पहुंचाने के लिए ड्रोन देना, यह सब हिंदुस्तान ने किया। और बदले में तुर्की ने विश्वासघात किया। उस विश्वासघाती ने भारत के खिलाफ ही ड्रोन दे दिए और कहते हैं कि जो बुरे वक्त में साथ आए वो सबसे बड़ा दोस्त, और जो मुसीबत में दुश्मन की तरफ जाकर खड़ा हो जाए वो सबसे बड़ा दुश्मन। और इस वक्त तुर्की पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान जिनके हथियारों के दम पर हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत कर रहा था, उनमें तुर्की एक बड़ा देश, जिसने बीते 5 सालों के अंदर पाकिस्तान में जो हथियारों की सप्लाई वो 104 से 110% के आसपास बढ़ा दी। सिर्फ इतना नहीं, ये वो तुर्की है जिसने भारत से कमाई की और भारत के खिलाफ
उस पैसे का इस्तेमाल किया। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है और दोनों के साथ है, क्योंकि तुर्की ने जो किया उसकी उम्मीद कम थी, अजरबैजान ने जो किया उसकी तो उम्मीद वैसे भी सबको थी कि अजरबैजान पाकिस्तान के साथ ही आकर खड़ा होगा, लेकिन तुर्की से कम उम्मीद थी कि वो अगर भारत के साथ नहीं तो इस जंग में, इस ऑपरेशन में कम से कम तटस्थ भूमिका निभाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जरा देखिए दोनों को हम कितना पैसा भारत देते हैं और उनके जीडीपी में कितनी बड़ी भूमिका हम निभाते हैं। तुर्की और अजरबैजान, तुर्की की जो जीडीपी है उसमें 12% योगदान सिर्फ भारत देता है, मतलब भारत के साथ जो ट्रेड तुर्की के होते हैं उसमें 10% योगदान अकेले भारत का है। इसके अलावा जो वहां रोजगार उत्सर्जित होते हैं उसमें 10% रोजगार जो क्रिएट होते हैं वो भारत के साथ होने वाले ट्रेड की वजह से होते हैं। अजरबैजान को देखिए, उनकी जीडीपी में 10% योगदान भारत के निर्यात की वजह से, भारत के साथ ट्रेड की वजह से, जबकि 10% रोजगार अजरबैजान में भारत के साथ ट्रेड और रिलेशन की वजह से। सिर्फ इतना नहीं, एफडीआई के अंदर निवेश वर्सेस मोदी सरकार का संदेश अब पूरे तरीके से स्पष्ट है। दरअसल 2000 से 2023 तक तुर्की का भारत में कुल एफडीआई $227.5 मिलियन रहा। भारत ने 2000 से 2024 से तुर्की में $200 मिलियन का निवेश किया है। मोदी देश में चल रहे तुर्की के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने में अब लग गए। तुर्की की कंपनियां मुख्य रूप से भारत के 5 राज्यों, जिनमें यूपी है, दिल्ली है, मुंबई है, गुजरात है और जम्मू कश्मीर है, यहां पर बाकायदा आईटी, मेट्रो रेल, टनल जैसे प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही है। अब उन कामों की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा इस बात की भी हो रही है तुर्की के अंदर कि अगर भारतीय पर्यटक वहां नहीं आए तो तुर्की का क्या होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा है और उस टूरिज्म के अंदर 15% हिस्सा अकेले भारत से है। भारत से बीते कुछ सालों के अंदर कितने भारतीय टूरिस्ट बनकर तुर्की की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पहुंचे हैं, जरा इस आंकड़े पर भी एक बार गौर फरमाइए। अगर बात करें 2022 की, 2,31,579 टूरिस्ट तुर्की घूमने गए हैं। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,74,159 हो गया, जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,30,985 हो गया, यानी कि 2022 से 2024 के बीच में लगभग 1 लाख टूरिस्ट और ज्यादा बढ़ गए। इस 1 लाख टूरिस्ट का मतलब इससे लगाइए यार, जो टूरिस्ट जा रहे हैं वो मोटे तौर पर तुर्की पहुंचने के बाद 80,000 रुपए के आसपास खर्च कर रहे हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है, कम से कम उस दौर में जब तुर्की की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से गड्ढे में जा चुकी है। और इसलिए भारत से गद्दारी तुर्की पर भारी पड़ेगी और कहें कि पड़नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि तुर्की की कई कंपनियां भारत में लोकप्रिय हो रही हैं, जिनमें गोडबिया, योलकर और एलसी वैकी की शामिल है। साथ ही तुर्की के स्किन केयर और पर्सनल केयर ब्रांड भी भारत में जगह लगातार बना रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में भारत और तुर्की के बीच ट्रेड प्रभावित हो सकता है। कैट समेत कई व्यापारिक संगठनों ने तुर्की से आयात और निर्यात बंद करने की मांग उठाई। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होता है तो इससे तुर्की को पर्यटन और व्यापार दोनों मोर्चों पर बड़ा झटका लग सकता है। भारत ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी भी रद्द कर दी है। यह कंपनी भारत में कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देती है। इनमें दिल्ली, कोचीन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और गोवा जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि उसने भारत में $200 मिलियन का निवेश कर रखा है और यह तो एक शुरुआत है। पाकिस्तान के साथ यारी तुर्की को बहुत भारी पड़ रही है। भारत के साथ पंगा लेने से तुर्की को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का सीधा झटका शुरुआती दौर में लग रहा है। और जो हम बता रहे हैं कि बाकायदा इंडियन एयरपोर्ट को लेकर जो सौदे को रद्द किया जा रहा है, जो डील को रद्द किया जा रहा है, वो एर्दोगन की बेटी है, जिस पर सीधा प्रभाव हो रहा है। दरअसल भारत सरकार ने एर्दोगन की बेटी सुमैये बायरकतार से जुड़ी कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की तैयारी कर ली है। बाकायदा शेलेबी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई है और
जो मंजूरी रद्द की गई है वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसे BCAS कहते हैं, उसके जरिए की गई है। इससे कंपनी का दरअसल भारत में एक बड़ा एविएशन बिजनेस ठप पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सेलेबी एविएशन की मालिकों में से एक मानी जाती है, जो लगातार अब सुर्खियों में है। और इसके बाद अगर बात करें तो जरा यह भी देखिए कि तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत का ट्रेड कितना है और वो किस तरीके से अप्रभावित होता हुआ नजर आएगा। जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं और देखिए जरा दोनों के बीच का कुल ट्रेड कितना है। अजरबैजान की बात करें तो भारत तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है, जबकि 2023 में 1.435 अरब डॉलर का कारोबार अजरबैजान के साथ किया गया है। दूसरी तरफ तुर्की को देखिए, भारत अपने कुल निर्यात का सिर्फ 1.5% तुर्की से करता है, जबकि 2023 में 6.65 बिलियन डॉलर के आसपास का निर्यात रहा। भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वह तुर्की के साथ कुल निर्यात का सिर्फ 1.5% ही करता है। लेकिन तुर्की पर एक बड़ा असर पड़ने वाला और इसलिए भारत का बहिष्कार और तुर्की के अंदर सीधे तौर पर हाहाकार नजर आएगा। दरअसल तुर्की की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से लगातार संकट में रही है। आर्थिक नीति, विदेशी कर्ज, ऊंचे ब्याज दरों वाले सरकारी बॉन्ड्स, मुद्रा बाजार के नियंत्रण पर आधारित रही है और यह नीति तुर्की में चरमरा चुकी है। तुर्की की मुद्रा लीरा लगातार गिर रही है। दरअसल जैसे भारत की करेंसी रुपए है, वैसे ही तुर्की की जो करेंसी है वो लीरा है। सरकार उसके गिरते सर को थामने में पूरे तरीके से नाकाम रही। मार्च 2025 तक तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार 85 अरब डॉलर के करीब था, लेकिन जब इसमें विदेशी कर्ज और देनदारियों को मिला लिया जाए तो असल भंडार महज 20 से 40 अरब डॉलर के बीच ही रह जाता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा झटका लगता है तो तुर्की घुटनों पर आ जाएगा और वो करेंसी के जरिए समझ में भी आ रहा है, क्योंकि तुर्की की करेंसी लीरा लगभग पाताल में पहुंच चुकी है। और कैसे पहुंच चुकी है, एक ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, जरा इस ग्राफ को देखिए और समझिए कि तुर्की की करेंसी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। यह तुर्की की करेंसी है। 2008 से लेकर 2025 तक लीरा को हम यूरो के अंदर डिफाइन करें, जरा देखिए। एक दौर में 2008 के पास एक लीरा की कीमत लगभग 100 यूरो के आसपास हुआ करती थी, लेकिन 2023 तक आते आते ये लगभग 2 से 3 यूरो के आसपास बच गई। और ये जो पूरा का पूरा इसमें ग्राफ है, ये बता रहा है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था कैसे घुटनों पर आ चुकी है और उसमें भारत से तुर्की बायकॉट तुर्की की इस अर्थव्यवस्था को और पाताल में पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ आकर क्यों खड़ा हुआ? तुर्की ने विश्वासघात क्यों किया? तुर्की एहसान फरामोश क्यों बना? उसके पीछे ये जो लीरा का ग्राफ है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकायदा तुर्की अब हथियार सप्लाई करने लगा है और हथियार बेचकर उसको लगता है कि मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर अपनी पैठ को जमाया जा सकता है और जो खलीफा की कुर्सी उसके हाथ से गई है उसे हथियारों के दम पर हासिल किया जा सकता है। और तुर्की ने इसी तरह हथियार बनाने और बेचने की दिशा में खौफनाक साजिश रची है। तुर्की इस वक्त दुनिया का कहा जा रहा है कि 11वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। 2014 से 18 की तुलना में 2019 से 23 में तुर्की का हथियार निर्यात 2 गुना हो गया। 2019 से 2023 के बीच तुर्की के हथियारों के निर्यात में 106% की बढ़ोतरी हुई है। इसने तुर्की को दुनिया के प्रमुख हथियार निर्यातकों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। तुर्की ने संयुक्त अरब अमीरात को सबसे ज्यादा 15% हथियार निर्यात किए हैं, कतर को 13% और पाकिस्तान को 11% हथियार भेजे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने तुर्की के इस हथियार व्यापार पर भी करारी चोट की है, क्योंकि जो ड्रोन पाकिस्तान से उड़कर आए उनको 100% भारत ने मार गिराया और इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुर्की के ड्रोन्स की कीमत 0 हो गई है। डिमांड लगभग ना के बराबर हो चुकी है। इसके अलावा जो वेपन्स और कुछ मिसाइल्स जो तुर्की निर्मित थी उनको भी भारत ने मार गिराया। और ऑपरेशन सिंदूर में 3 देशों की इंटरनेशनल इंसल्ट हुई है। उसमें पहला चाइना, जिसका डिफेंस सिस्टम भारत ने बर्बाद किया।
दूसरा अमेरिका जिसका F-16 भारत ने बर्बाद किया, और तीसरा तुर्की जिसके ड्रोन भारत ने बर्बाद किए। और अब भारत बायकॉट तुर्की के जरिए पूरे तुर्की को बर्बाद करके बता रहा है कि भारत से अगर दोस्ती होगी तो देश संपन्न होगी, और अगर भारत से दुश्मनी मोल ली जाएगी तो भारत इस वक्त इतना बड़ा बाजार, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कि वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के साथ उसे बर्बाद करने की ताकत रखता है बिना उससे युद्ध करे, क्योंकि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।